Hello students, my name is Bhavna Sahni and I'm back with the video of Business Studies Chapter 2. जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 की एक वीडियो पहले भी कर चुकी हूँ, उसमें थोड़े नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं करी तो प्लीज़ वो पहले वीडियो जाके कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। अगर आप वो वीडियो अच्छे से कर लेंगे तो ही इस वीडियो में डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। आज के जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी इस वीडियो में डाउट होता है देन प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, किसी भी टॉपिक को समझना है, किसी भी चैप्टर को समझना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो मैं हमेशा से इको और बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो अपलोड करती आ रही हूँ। आई होप कि आप लोग वो अच्छे से पढ़ रहे हो एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 12th में बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90s में यू गाइस कैन स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Okay, so principle of management, right? Principle of management are different from those used in pure science, right? Any one difference? इस क्वेश्चन का मतलब है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को आंसर करने से पहले उस क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे से पढ़े। बोर्ड में कुछ भी आंसर करने से पहले रीड द क्वेश्चन थ्राइस, उस क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन समझिए और आंसर लिखिए, वरना गलत आंसर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर उसको काट के सही करो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और टाइम नहीं होता, कभी कभी पेपर भी चल जाता है तो आप अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाते। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसको 3 बार पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए और फिर आंसर कीजिए, राइट। सो जो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उन प्रिंसिपल से अलग है जो प्योर साइंस में यूज किए जाते हैं, तो उनमें से कोई भी एक डिफरेंस बताइए। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं होते एप्लीकेशन में, मतलब कि हर एक प्रिंसिपल वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं कि फ्लेक्सिबल होता है ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन वी हैव टू चेंज दैट। लेकिन जो प्रिंसिपल प्योर साइंस में यूज किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए जाते हैं, वो यूनिवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, आप उसको चेंज नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने पड़ता है, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ठीक है, so the principle of management are not universal in their application while those in science are universal, right? Then next, which principle does functional foremanship violate? Which principle does functional foremanship violate? कौन सा principle functional foremanship violate करते हैं? ठीक है, इसको डिटेल में करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे नहीं इसी वीडियो में, and the answer is unity of command. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो फंक्शनल फोरमैनशिप वायलेट करते हैं। मतलब फंक्शनल फोरमैन कौन होते हैं? वर्कर्स, जो सबसे लो लेवल वर्कर्स होते हैं। और लो लेवल वर्कर क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट कमांड। ठीक है, सो उन्हें ये वाला फंक्शन वायलेट करना पड़ता है, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, गिव वन इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। एक इफेक्ट बताओ प्रिंसिपल, एक इफेक्ट बताओ किसका? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है उसका कोई भी एक इफेक्ट बताओ। स्पेशलाइजेशन इन वर्क, स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेट काम होता है क्योंकि स्किल्ड वर्कर करते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ही वो काम करते हैं जो उन्हें दिया जाता है, एंड स्पीडली काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू फाइनलाइज डील विद कस्टमर। एक सेल पर्सन है, उसको बोला गया कि फाइनलाइज करनी है उसने डील किसके साथ? कस्टमर के साथ। द मार्केटिंग मैनेजर अलाउज हिम टू गिव अ डिस्काउंट अप टू 10%। अब मार्केटिंग मैनेजर ने बोला सेल्स मैनेजर को कि जब आप डील फाइनलाइज करोगे कस्टमर के साथ तो आप उसे 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। और फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि नहीं, आप 25% का डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कि 2 हेड है, ठीक है, 2 सुपीरियर है, एक सबॉर्डिनेट है। भाई किसको माने, किसकी बात माने? ठीक है, तो कहाँ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड का। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय फ्यूल। अब क्या है, वर्कर्स जो है उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना काम, अपने प्लान को अच्छे से कैरी आउट कर सके फॉर देयर डेवलपमेंट। और अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए भी, अपने डेवलपमेंट के लिए भी वर्कर्स को इस तरह से इनकरेज कराना चाहिए कि वो अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से कैरी आउट करें। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का अप्लाई किया गया? एंड वो प्रिंसिपल जो भी अप्लाई किया गया है दैट प्रिंसिपल इज फॉर्मुलेटेड बाय फ्यूल। आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, राइट।
नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 रीजंस टू वाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नेसेसरी। 3 रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से मतलब 3 रीजन, किसके 3 रीजन कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अच्छे से समझना नेसेसरी क्यों है। स्टेट 3 रीजन कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से क्यों समझना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये नेसेसरी है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यू हैव टू राइट एनी 3 or 4 एज पर योर क्वेश्चन, राइट। दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो मैनेजर्स को हेल्प कर सकते हैं कि दे कैन लुक टूवर्ड्स द रियलिटी, कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट, दे हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें अच्छे से पता होंगे तो हम कोई वेस्टेज नहीं करेंगे, हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करेंगे बिना वेस्टेज के, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी बहुत इफेक्टिव होगी, टाइम पे काम खत्म होगा विद मिनिमम कॉस्ट, राइट। दे हेल्प इन मीटिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लें तो वो हमें हेल्प करेंगे कि जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है उसको हम उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल कर सकें। एंड द लास्ट इज they are used as a basis of management training, education and research। जो principles हैं मैनेजमेंट के उनको यूज किया जाता है for the training of management, for the education related to the manager, for the research related to the management। ठीक है, so this is very easy answer and important also, right। Next is how do management principle ensures optimum utilization of resources and effective administration। ये जो second वाला पॉइंट है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करते हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कैसे हो सकता है। हाउ डू मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंश्योर कि ये दोनों चीज़ें हमारी सही हो रही है, रिसोर्सेज भी हम ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा इफेक्टिव है। सो हाउ डू मैनेजमेंट इंश्योर दैट, principles of management ensure that, let's see, in every organization resources कौन होते हैं, in every organization resources such as men, machine, material and money play a vital role। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है जैसे लेबर, मशीन, मटीरियल, मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज विदाउट रिसोर्सेज यू कैन नॉट रन योर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे that maximum benefit from these resources can be achieved, minimum resource wastage। ठीक है, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हम कम से कम वेस्टेज करके, ठीक है, अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करें और हम कम से कम वेस्टेज करके अपने रिसोर्सेस को उस तरीके से यूज करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट। अलोंग विद दिस, इसके साथ जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो हमें हेल्प करते हैं टू अचीव द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, टू इस्टेब्लिश द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारे वेस्टेज बिल्कुल कम हो, ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसके साथ साथ प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो हमें इस चीज़ में भी हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली बना सकते हैं। कैसे? बाय लिमिटिंग द बाउंड्री ऑफ मैनेजेरियल डिस्क्रिशन, दैट देयर डिसीजन में बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। हाउ? कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन है वो पर्सनल बायस्डनेस से फ्री होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल डिसाइडिंग द एनुअल बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट पर्सनल प्रेफरेंसेस। मतलब कि जब एनुअल बजट डिसाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो जो मैनेजर है उसको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको एनुअल बजट सेट करना चाहिए, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से नहीं। अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें तभी मिलेगी जब वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को इग्नोर करके ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंसेस के हिसाब से एनुअल बजट बनाए या ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें करे एज कंपेयर टू दी personal preferences. He would have to ignore personal preferences over here, right? Next is explain briefly the technique of fatigue study. अब fatigue study की technique को briefly explain करना है आपने।
ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन ब्रीफली द टेक्निक ऑफ फटीग स्टडी। अब जो फटीग स्टडी है वो क्या डिटरमाइन करती है, द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। ठीक है, फटीग स्टडी क्या डिटरमाइन करती है कि वर्कर्स को कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क, कितना रेस्ट देना चाहिए, लंच टाइम होता है, टी टाइम होता है, तो फटीग स्टडी क्या डिटरमाइन करता है कि अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल गिवन टू अ वर्कर फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। वर्कर कैन नॉट वर्क एट अ स्ट्रेच, एक ही लॉन्ग 6 घंटे 8 घंटे एक साथ वर्कर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा इंटरवल देना चाहिए बीच में। सो आफ्टर पुटिंग इन वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे रील टायर्ड विच अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। अगर वो कुछ लंबे समय तक इकट्ठा काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है वर्कर, तो वो टायर्डनेस आ जाती है उसके बीच में। उसके में अगर वो टायर्डनेस आ जाए तो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट होता है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस इतने अच्छे से नहीं कर पाता। सो अगर उन्हें रेगुलरली रेस्ट इंटरवल दिया जाए, इफ दे आर अलाउड रेस्ट इंटरवल, दे विल रीगेन देयर स्टैमिना, स्टैमिना वापस आएगा, एंड दे विल रिज्यूम देयर वर्क, काम अपना अच्छे से करेंगे विद ग्रेटर एफिशिएंसी। फटीग का मतलब आपको पता है थकान, तो उससे रिलेटेड ही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, मैं फिर से रीड करी, फटीग स्टडी डिटरमाइंस द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। वर्कर कैन नॉट वर्क एट अ स्ट्रेच आफ्टर पुटिंग in work for a certain period of time. They real tired which affects their performance. If they are allowed rest interval, they will regain their stamina and will resume their work with great efficiency. I hope I am clear till here. Next, give positive effect of the principle of discipline. Discipline के positive effects बताने हैं। ठीक है, positive effects क्या है कि जो discipline है वो efficiency improve करता है employees की। ठीक है, efficiency क्या होता है मैं आपको chapter 1 में बता चुकी हूँ। तो ठीक है, discipline helps in systematically work in the organization. discipline की वजह से ही systematically वर्क किया जाता है, सिस्टम के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट पेनल्टीज आर इम्पोज्ड जुडिशियली। ठीक है, डिसिप्लिन ये इंश्योर करता है कि पेनल्टीज जो है वो सब पे इम्पोज हो रही है और जुडिशियली इम्पोज हो रही है। ये नहीं कि अगर तुम सीनियर हो तो तुम पे पेनल्टी नहीं लगेगी। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग देन यू हैव टू पे द कंपनसेशन फॉर दैट, राइट। Next question is, explain the principle of centralization and decentralization, one of the most important question, right? Centralization क्या होता है, decentralization क्या होता है? ठीक है, centralization means concentration of authority in the hands of few people at the top. मतलब centralization means अपनी authority किसी और को दे देना, लेकिन at the top लेवल में। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स मैंने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग लेवल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पावर टू टीच यू, आई हैव अ पावर टू टेक टेस्ट फ्रॉम यू। तो मैंने अपने अंडर कुछ बंदे रख लिया और मैंने बोला कि आपने टेस्ट लेना है, आपने चेक करना है, आपने पेरेंट्स को कॉल करना है। सो आई हैव गिवन देम पावर टू डू सो। उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कुछ अथॉरिटी जो है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में दी जाती है एट द टॉप लेवल। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू फ्यूल के हिसाब से, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हम किसके हिसाब से पढ़ेंगे, फ्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल कंपनी मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। इसका मतलब ना कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। इट शुड नीदर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नॉर डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स अलग जगह कुछ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं जगह सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, कहीं जगह डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम एलिमेंट्स ऑफ बोथ, मतलब दोनों में से कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए जाने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो पंचायत सिस्टम है हमारी कंट्री का, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर पंचायत को दे दिया, मतलब अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके पंचायत को दे दी गई है। ठीक है, सो पंचायत इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल, राइट। नेक्स्ट, मिस ऋतु एंड मिस्टर मोहित आर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। जो मिस ऋतु है और मिस्टर रोहित है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है एक कंपनी में, एंड उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। ऋतु इज गेटिंग 5,000 पर मंथ एंड मोहित इज गेटिंग 6,000 पर मंथ एज अ सैलरी, एंड दे आर वर्किंग फॉर द सेम आवर्स। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है, नेम द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। एक ऋतु है
एक मोहित है, ठीक है, सेम क्वालिफिकेशंस हैं दोनों की, ठीक है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम वर्किंग आवर्स है, बट रितु इज अर्निंग 5,000 पर मंथ एंड मोहित इज अर्निंग 6,000 पर मंथ। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है, ठीक है, उसको नाम दो और उसको एक्सप्लेन करो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड इन दिस केस। इक्विटी, इक्वालिटी से कहाँ वर्ड आ रहा है, इक्विटी, सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड, क्योंकि इनकी इक्वल नहीं है, मेन वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन आया हुआ है, ठीक है, तो इक्विटी वाला प्रिंसिपल वायलेट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इक्विटी में क्या होता है, एम्प्लॉयज शुड बी काइंड, एम्प्लॉयज काइंड होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और उनको जस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए सबके साथ। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, राइट। अपेरेंटली रितु इज गेटिंग लेस, वाई, बिकॉज शी इज अ फीमेल, और यहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है according to the principle of equity. Principle of equity is violated here, so this should not be done in any organization, right? Next question, explain the technique of functional foremanship. functional foremanship के टेक्निक बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ढंग से समझिए, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन का, उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो एक्सटेंसिव पार्ट है, वो फंक्शनल फोरमैनशिप है। दिस टेक्निक जो है, जो ये टेक्निक है, दिस एम्फसाइजेस ऑन द सेपरेशन प्लानिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन। मतलब ये प्लानिंग को सेपरेट करता है एग्जीक्यूशन से, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, उससे वो प्लानिंग को सेपरेट कर रहा है। टू फैसिलिटेट इट, टेलर सजेस्टेड सेटिंग अपॉन प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रिंसिपल को चलाने के लिए टेलर ने क्या किया, उसे दो इंचार्ज बनाए, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। और ये प्रिंसिपल जो है फंक्शनल फोरमैनशिप वाला, टेक्निक वाला, किसका है, टेलर का है, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है किसकी है, टेलर की है, ठीक है। अब प्लानिंग इंचार्ज है, प्लानिंग इंचार्ज में 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं सॉरी, और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी आते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब प्लानिंग इंचार्ज क्या होता है, जो प्लान करता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग, मेन फंक्शन क्या है प्लानिंग इंचार्ज का, इज टू प्लान ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म। जो भी जॉब की जा रही है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग इंचार्ज करेगा, ठीक है। अब प्लानिंग इंचार्ज में 4 पोजीशंस कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। एक रूट क्लर्क होता है, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है और एक डिसिप्लिनेरियन होता है, ठीक है। रूट क्लर्क क्या होता है, ही डिटरमाइंस द सीक्वेंस टू परफॉर्म वेरियस मैकेनिकल एंड मैनुअल ऑपरेशंस। रूट क्लर्क का क्या काम है, वो डिटरमाइन करता है कि किस सीक्वेंस में मैकेनिकल काम और ऑपरेशनल काम होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल और मैनुअल, सॉरी, मैकेनिकल जो मशीनों के थ्रू होता है, मैनुअल जो लेबर अपने हाथों से करता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ही इश्यूज इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स टू बी फॉलोड बाय देम। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो वर्कर्स को फॉलो करने होते हैं, right? Next is time and cost clerk. He is concerned with the framing of time schedule on the basis of their determined routine. Also he keeps a record of the cost of production, ठीक है। अब सॉरी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है, ही इज कंसर्न विद द फ्रेमिंग ऑफ टाइम शेड्यूल। मतलब जो भी टास्क दिया जा रहा है उनका टाइम शेड्यूल सेट करता है कि तुम्हारी डेडलाइन ये है, तुम्हें यहाँ तक, इस डेट तक काम करना है। एंड ही ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की कितनी कॉस्टिंग लग रही है। एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का क्या काम है, ही इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन इन ईच जॉब फ्रॉम प्लानिंग टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ही इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिनेरियन का क्या काम है, ही इज कंसर्न्ड विद द कोऑर्डिनेशन इन ईच जॉब, की जो भी काम हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, फ्रॉम प्लानिंग टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, राइट। ही इन्फोर्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन। रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन क्या इंचार्ज क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्पेशलिस्ट जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सब प्लानिंग का काम था। अब आ रहा है कि हम प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान को परफॉर्मेंस में लेके आएंगे, और वो काम किसके, प्रोडक्शन इंचार्ज का है। वो क्या करता है, प्रोडक्शन इंचार्ज में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है ये देखना कि प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक होता है स्पीड बॉस,
ठीक है। स्पीड बॉस क्या चेक करता है, वेदर वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ही इंश्योर्स टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ अ जॉब, ठीक है। स्पीड बॉस का क्या काम है कि काम टाइमली खत्म हो और एक्यूरेटली खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैंग बॉस, गैंग बॉस ही अरेंज मशीन्स, राइट, ही अरेंज मशीन्स। क्या गैंग जॉब का काम क्या है, मशीन अरेंज करता है, मटेरियल अरेंज करता है, टूल अरेंज करता है, इक्विपमेंट अरेंज करता है। ही अरेंजेस मशीन, मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली सो दैट वर्कर कैन प्रोसीड देयर वर्क, ताकि वर्कर्स अपना काम कर सके। नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का क्या काम है, ही इंश्योर्स कि जितने भी मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट है वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, ही इंश्योर्स दैट द वर्कर is done as per the standard of quality set by the planning department, कि काम उस हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से प्लानिंग हो रही है, ठीक है। प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, होल्ड ऑन, नेम एंड एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल which suggests that communication from top to bottom should follow the official link of lines of command, or explain the principle of scalar chain with an example। आपने नेम करना है वो प्रिंसिपल फ्यूल का जो एक्सप्लेन कर रहा है कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। और एक ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड में होनी चाहिए कम्युनिकेशन, टॉप से बॉटम में जो रही है, जैसे अगर ए टॉप में है, ठीक है, बी उसके नीचे, फिर सी उसके नीचे, यहाँ पे डी भी ए के नीचे है, ई भी ए के नीचे। अगर सी ने ई को कुछ कहना है तो प्रॉपर स्केलर चेन में कहेगा, सी पहले बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए यहाँ पे सी को बोलेगा और सी यहाँ पे ई को बोलेगा। समझ आया? सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है, जिसमें सारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं और उन्हें कहते हैं स्केलर चेन। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द बॉस एंड ही इज हैविंग बी अंडर हिम, सी अंडर हिम, डी हेयर, ई हेयर, ठीक है। तो ये जो बना हमारा, ये जो है प्रॉपर स्केलर चेन है, राइट। सो द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन सजेस्ट, प्रिंसिपल जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है वो ये बोलता है दैट देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, जो सुपीरियर को और सबॉर्डिनेट्स को लिंक कर रही है एट ऑल द लेवल्स, ठीक है, उनको लिंक कर रही है एट ऑल द लेवल्स, ठीक है। द स्केलर चेन सर्व एज अ चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन क्या करता है, इट सर्व्स एज अ चेन ऑफ कमांड एज वेल एज कम्युनिकेशन। सबको यहाँ पे पता लग रहा है किसको किससे कमांड लेना है, ठीक है, जैसे इसको इससे कमांड लेना है, डी को बी से कमांड लेना है, ई को सी से कमांड लेना है, एंड इन दोनों को बी एंड सी को ए से कमांड लेना है। तो ये भी क्लियर हो रहा है, एंड किसको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है वो भी पता लग रहा है। जैसे डी को बी कुछ कहना है सी से, तो डी पहले बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, फिर ए सी को बोलेगा, ठीक है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय फॉलोइंग द चेन, ठीक है। अब हम देखते हैं वो चेन क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। सी एग्जाम्पल दे रखा है क्वेश्चन में ही, आंसर में ही, ठीक है, होल्ड ऑन। नाउ सी, the above figures show the scalar chain linking managers at lower level with the top management. If D has to communicate with G, the message should ordinarily move up through C and B to A, and down from A to E, F and G. ठीक है, अब यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ B है, C है, ठीक है, D है, इधर E है, F है and G है, ठीक है। So now if D has to communicate with G, if D has to communicate with G, right, the message should, जो मैसेज है पहले C के पास जाएगा, फिर B के पास जाएगा, फिर A के पास जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा B C, D से C के बाद B, फिर A, और फिर यहाँ से नीचे जाएगा E के पास, फिर F के बाद, फिर G के पास। See, I'll explain you this again. I'm writing properly now. सी, ए है, ठीक है, ही इज द बॉस, ही इज हैविंग हेयर बी, अपने अंडर बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है,
and here E के नीचे F and F के नीचे G. Now what is written? D has to communicate with G. D has to communicate with G. तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. दिस इज रॉन्ग. द मैसेज जो है वो पहले यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे जाएगा. इट विल मूव ऑर्डिनरली अप फ्रॉम D to C to B then to A and then A से नीचे जाएगा A to E to F to G, right? So above mentioned chain has following disadvantage. अब इसका disadvantage भी है, अगर इसने यहाँ तक मैसेज पहुंचाना है डायरेक्ट तो यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा. It causes delay in reaching communication. Then it creates the possibility of distortion of information flow as various levels are involved. मतलब मैंने D को कुछ 4 बातें बोली, D ने आगे जाके 3 बातें बोली, फिर इसने 2 बातें आगे बोली, फिर इसने 1 बात आगे बोली. तो ऐसा हो सकता है कि या तो मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचे ही ना, ठीक है. अगर पहुंचे तो किसी और मीनिंग से पहुंचे, बिकॉज यहाँ पे वेरियस लेवल इन्वॉल्व है एंड सबकी थिंकिंग लेवल अपने हिसाब की होती है. किसी को चीज़ें सारी याद रहती है, किसी को नहीं रहती, ठीक है. सो टू अवॉइड डिले and remove hurdles in exchange of information, the concept of gangplank was suggested by Fioul. Fioul ने क्या बताया था? Fioul ने कहा था कि ये प्रॉब्लम ना आए, टाइम कम लगे और इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होके ना पहुंचे, तो उसने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था जिसको कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है. गैंग प्लैंक इज कि D कैन डायरेक्टली टॉक टू G. ये जो डॉटेड लाइन है D और G के बारे में ये मैंने बताया. C कैन डायरेक्टली टॉक टू F, ठीक है, थ्रू गैंग प्लैंक. क्लियर. सो हेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में. सो मेक श्योर दैट यू गाइज डू दीज क्वेश्चंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम. अगर आप मेरी वीडियोस बार बार मैं बोलूँगी, अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से कर लेंगे देन यू विल गोइंग टू रियली स्कोर वेल. 90s में आपके जो मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट.